तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। तो अभी डॉक्टर प्रदीप महाजन इनको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। वे स्टेम RX अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आपको याद होगा पिछले साल ये पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया था। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, काफी सारे इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा जिन्हें अभी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं, जिसमें से 3 तो मैंने आपके ऑप्शन में उनके नाम रख दिए। जैसे कि डॉक्टर अदिति सेंडे 2023 के लिए GD बिरला पुरस्कार दिया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2023 का। वैसे इस बार 2 जनों को मिला था, एक तो ये हो गए और एक उर्दू कवि गुलजार को भी दिया गया। S सोमनाथ इसरो के 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं ये। अभी KPP नाम्बियार पुरस्कार इनको मिला था। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी 2024 में पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा 17 लोगों को। और पद्म विभूषण ये मिला है 5 को। और अभी भारत रत्न कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई थी, वो भी 5 को। मैं आपको ये दोनों रिवाइज करवा देता हूँ, भारत रत्न और पद्म विभूषण। ध्यान से सुनना। तो हम पहले भारत रत्न की बात करेंगे। तो वो 5 व्यक्ति कौन है? MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। बाकी पद्म विभूषण ये भी 5 है। कौन कौन? वैजयंती माला बाली जो कलाकार है, एक्ट्रेस है, बिंदेश्वर पाठक जो एक्टर है, चिरंजीवी, और हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू और पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं। वर्ल्ड हियरिंग डे याद रखना 3 मार्च को होता है। और थीम क्या है? चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। और अगर बात करें इसे पहली बार कब मनाया था, तो आंसर होगा 3 मार्च 2007 को। अच्छा, साउंड की SI यूनिट क्या होती है? कई बार एग्जाम में प्रश्न आता ही है। तो आंसर होगा डेसिबल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं DB से। और मानव की जो सुनने की क्षमता है या रेंज होती है, ह्यूमन हियरिंग रेंज इन डेसिबल कितनी होती है? 0 से लेके 120 डेसिबल तक, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 85 डेसिबल तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप साउंड को सुनते हो तो वह हमारे कानों के लिए हानिकारक होती है, नुकसान पहुंचाती है। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी में रेंज पूछे, जो कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी के केस में कितनी रेंज होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी तक को ह्यूमन सुन सकता है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये भी याद रखना। ये साइंस का प्रश्न हो गया आपका। अब देखो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं अभी मार्च में कौन कौन से डे हमने मनाए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया था। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस मनाया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस आपने मनाया था। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और 4 मार्च को एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में मनाया था। तो ये मार्च के अभी तक के डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अभी तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना को शुरू किया है। अब आप पूछोगे कि इस योजना में क्या होगा, तो इस योजना में राज्य सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है, यानी कि मकान बनाने के लिए जमीन है। लेकिन उन गरीबों का क्या होगा जिनके पास भूखंड नहीं है, जमीन भी नहीं है? तो ऐसे में उन लोगों को इस योजना के अंतर्गत भूखंड भी दिया जाएगा, मतलब मकान बनाने के लिए जमीन भी दी जाएगी, और उस पे मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो यह है इंदिराम्मा आवास योजना, जिसको शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। अब बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और आपको याद है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था कब? 2 जून 2014 को। नए मुख्यमंत्री बन गए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के हैं। और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना में आरोग्य श्री योजना शुरू हुई थी। गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी।
और भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित होगा? तेलंगाना के विकाराबाद जिले में। और 2024 में भारत में ई प्रिक्स का जो दूसरा संस्करण होगा वो भी हैदराबाद में होगा, पहला वाला भी यहीं पे हुआ था। कानुमा त्योहार यहाँ पे मनाया गया था। बथुकम्मा त्योहार यहाँ पे होता है जो कि यहाँ का बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, फेमस होता है। ये फूलों का त्योहार भी इसको कहते हैं। एक बोनालू उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। और मोदी जी ने तेलंगाना में ही समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, जिसे मंजूरी भी मिल गई है। और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में ही, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और तेलंगाना में मतलब हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था, जिसकी हाइट है 125 फुट, हुसैन सागर झील के किनारे, जिसके वास्तुकार रामवी सुतार ही है। और याद रखना, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा? तेलंगाना में। अभी आपको याद होगा बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पे लगाया गया? हैदराबाद में। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। उसके अलावा हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी उद्घाटन किया था मोदी जी ने, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है ये। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भी खुला था हैदराबाद में ही। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खुला था हैदराबाद में। और ये भी ध्यान रखो कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और भारत का जो 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी वो थी रामप्पा मंदिर, जिसे आप काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हो। ये आपको यहीं पे मिलेगी तेलंगाना में। यहाँ पे आपको मरगवानी नेशनल पार्क मिल जाएगा, अमराबाद नेशनल जाएगा, हुसैन सागर झील आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना तेलंगाना से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बनेगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। तो आंसर होगा स्वीडन। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछले साल नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो फिनलैंड बना था, आप सबको पता है। लेकिन अब नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा स्वीडन। एक्चुअली में नाटो फिनलैंड ने दोनों ने एक साथ ही अप्लाई किया था इसका सदस्य बनने के लिए। और सदस्य बनने के लिए क्या रूल होता है मैं आपको बता दूं। जितने भी नाटो के भी वर्तमान में सदस्य देश हैं उन सबकी मंजूरी मिलनी चाहिए। सब अगर मंजूरी दे देंगे तो वो सदस्य बन जाएगा। फिनलैंड को तो मिल गई थी उसके अप्लाई करते ही, लेकिन स्वीडन के केस में क्या हुआ था, हंगरी ने हानि भरी थी, अलाउ नहीं किया था। लेकिन अभी हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल करने के लिए स्वीडन को फाइनल मंजूरी दे दी है। तो अब स्वीडन ये नाटो में शामिल होगा। पहले हम नाटो की बात करते हैं। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। ब्रुसेल बेल्जियम में आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा और एक और संस्था का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। बताओ किसका? एक तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पर आपको मिलेगा। तो ये भी आपका स्टैटिक पॉइंट हो गया। बाकी नाटो के हेड कौन है? जीन स्टोल्टेनबर्ग। और अभी इसमें हम लोगों ने पढ़ा के नाटो के सदस्य देशों ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाम से एक एक्सरसाइज का आयोजन किया था। ये तो नाटो की बात हो गई। अब कौन सा इसमें सदस्य देश होगा 32वें नंबर का? तो स्वीडन होगा। अब स्वीडन की बात करते हैं तो पहले मैप में देखो, ये रहा स्वीडन। कैपिटल क्या होती है? स्टॉकहोम होती है। करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री है उल्फ क्रिस्टर्सन। अब स्टॉकहोम से आपको याद आएगा कि नोबेल पुरस्कार तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि जो पीस होता है यानी कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो स्वीडन स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, वो नॉर्वे में दिया जाता है। ये जरूर याद रखना। अभी पिछले साल जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया था, जिसको जारी किसने किया था? एक तो ये भी याद रखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। उसमें भारत 67 नंबर पे था, लेकिन उसमें टॉप पे स्वीडन ही था। तो आपको याद होगा। इसी तरह से पिछले साल ही आपने पढ़ा था स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई सॉइल बनाई थी, जो कि पौधों के विकास में मदद करेगी। और आपको तो याद होगा कि भारत में डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सरकार की मंजूरी दे दी गई थी। तो 100% एफडीआई करने वाला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाली जो पहली विदेशी कंपनी बनी थी उसका नाम था साब। और ये साब कहाँ की कंपनी थी? स्वीडन की ही कंपनी थी। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूँ मैं आपको। अभी शायद कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, इसी साल पढ़ा था कि अभी एक और फील्ड में केंद्र सरकार ने फुल्ली 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है। वो कौन सा सेक्टर है? ये मेरा प्रश्न है आपसे। और स्वीडन से आप क्या याद रख सकते हो कि दुनिया का पहला फॉसिल फ्री स्टील यानी कि जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया था स्वीडन में ही। किस कंपनी ने बनाया था ये पूछेंगे तो
हाइब्रिड नाम की कंपनी ने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने आपको करंट अफेयर्स भी बढ़ा दिया, नाटो से संबंधित जो स्टैटिक होते हैं वो भी बता दिया, और स्वीडन का भी हमने निचोड़ कर लिया। एग्जाम चैनल में पढ़ने का यही आपको बेनिफिट मिलता है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक आपका पूरा कवर हो जाता है, और वो भी मिनिमम टाइम में। बस अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप से जुड़े तो एक बार शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज मिल जाएगी आपको, और इनकी जो डिटेल्ड पीडीएफ होती है वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। नए स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर कोई देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड पीडीएफ दी जाती है, और वो भी बिल्कुल फ्री में दी जाती है, उसके आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जिनी एआई प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा गूगल ने। तो गूगल की डीप माइंड टीम ने जिनी को लॉन्च किया है। ये क्या है? ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जो क्या काम करेगा, सिंपल शब्दों में बात करूं तो ये 2D वीडियो गेम बना करके देगा। ये है जिनी प्लेटफॉर्म। किसका है? गूगल का है। गूगल ने इससे पहले एक एआई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? बार्ड था। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे 2023 में और अभी 2024 फरवरी तक जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रश्न बने हैं आपके करंट अफेयर्स में, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको कराना चाहूंगा कि अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, आपको पता है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो वहां पे भारत को एआई संचालित सड़क सुरक्षा पहल के लिए नवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखना। वैसे बात यहाँ पे गूगल की, तो गूगल के स्टैटिक में आपको जरूर करवाऊंगा। तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस हो गया। इसके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्जे ब्रिन, और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। और आपको याद होगा गूगल ने भारत में डिजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया था। उद्देश्य था भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि मार्च 2024 में ताडोबा महोत्सव 2024 ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो ताडोबा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय त्योहार होता है। अभी 1 मार्च से लेके 3 मार्च तक ये मनाया गया था। तो ये महोत्सव ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के द्वारा वन्यजीव संरक्षण, टिकाऊ पर्यटन और महाराष्ट्र की विरासत के संरक्षण का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये तो यहाँ पे मनाया ही गया था। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा कि अभी महाराष्ट्र वन विभाग ने 65,724 पौधों से हिंदी में भारतमाला लिख करके गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आप फोटो में ये देख सकते हो। तो इतने सारे पौधे, कितने? 65,724 पौधों को इस तरह से अरेंज किया गया कि यहाँ ऊपर से जाकर के देखते हैं तो आपको ये भारतमाला लिखा हुआ दिखाई देगा, और इसी के लिए अभी महाराष्ट्र वन विभाग ने गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, वैसे महाराष्ट्र से और कौन कौन से उत्सव महोत्सव हो गए, तो एक तो काला घोड़ा कला महोत्सव मनाते हैं मुंबई में। एक पालखी उत्सव आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में वारकरी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव तो आपको याद ही होगा, बता ही दोगे, ये महाराष्ट्र में होता है, औरंगाबाद में। वैसे औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, संभाजी नगर कर दिया गया। कुछ और इम्पोर्टेंट उत्सव, महोत्सव, फेयर, फेस्टिवल में आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़े। जैसे कि बन्नी उत्सव, ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। और लोसांग फेस्टिवल ये सिक्किम का हो गया। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का हो गया। तानसेन समारोह ये ग्वालियर में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत में जो मनाया जाता है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है, तो हर साल यही होता है, लेकिन हम इसे अब विदेशों में भी मना रहे हैं। तो 2024 वाला आपसे पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो श्रीलंका आंसर करना। हेथाई अम्मन उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया था। जल्लीकट्टू फेस्टिवल पूछे तो तमिलनाडु में मनाया गया पोंगल के मौके पर। और तमिलनाडु में थाईपुसम त्योहार भी होता है, आदि पेरक्कू त्योहार भी होता है। कंबाला, जिस तरह से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है ना, जिसमें एक सांड को कंट्रोल करना होता है, उसी तरह से कर्नाटक में होता है कंबाला, यहाँ पे भैंसों की दौड़ होती है। एक मकर वेलक्कू त्योहार हो गया, ये केरल का है। सबरीमाला मंदिर है, वहां पे इसका आयोजन होता है। ऊंट फेस्टिवल अगर आपसे पूछेंगे तो ये बीकानेर का हो गया। मरु फेस्टिवल ये जैसलमेर का हो गया, याद रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जोया अख्तर और किसे इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अस्मा खान को। तो फिल्म डायरेक्टर हैं जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ है अस्मा खान।
जिनको अभी लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जोया अख्तर को तो सिनेमा में उनके योगदान के लिए और अस्मा खान को पाक कला में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। इसमें जोया अख्तर को लिविंग लेजेंड अवार्ड मिला है। पूछे ना कौन सा अवार्ड मिला इस इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड्स में, तो लिविंग लेजेंड अवार्ड मिला है। अच्छा, कौन देता है ये पुरस्कार? पहले बात करें इसकी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2023 में ही हुई थी। और कौन देता है? नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूके के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आलिया भट्ट का नाम दिख रहा है आपको, याद है अभी इनका नाम न्यूज में था। अभी इसी साल सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर के यूपीआई सेवाएं लॉन्च की है, तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो अभी ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट और इसने अपनी खुद की यूपीआई सर्विस शुरू की है। ये सर्विस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में या ऐप के बाहर होने वाले ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट के लिए है। तो याद रखना कि फ्लिपकार्ट यूपीआई के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया गया है। तो फ्लिपकार्ट की यूपीआई सर्विस ठीक उसी तरह से काम करेगी जैसे कि अमेजॉन की यूपीआई सर्विस करती है। यूपीआई के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले फ्लिपकार्ट को देख लो आप। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में। इसके संस्थापक आप सबको पता है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल थे, लेकिन उन्होंने इसको बेच दिया वॉलमार्ट को। इसका भारत में मुख्यालय बंगलुरु में है और सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। अब यूपीआई की बात करते हैं। यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको बनाया था एनपीसीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। आपको याद होगा अभी भारत और यूएई के बीच में इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर के लिए भारत के यूपीआई को यूएई के आनी के साथ जोड़ा गया था। अभी लेटेस्ट ही हमने पढ़ा था। उसके अलावा भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया था? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। और ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि भारत के यूपीआई ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर के रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट किया था। तो ये पे नाउ पेमेंट सिस्टम किसका है? सिंगापुर का है। वैसे यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा था? पेटीएम पेमेंट बैंक था। और पेटीएम पेमेंट बैंक का तो आपको पता है स्वाहा हो गया, आरबीआई ने बैन लगा दिया। और भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश ये नेपाल है। और अगर पूछे कि किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू किया गया था, तो आंसर होगा फोन पे। और यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन वो मोबीक्विक था। देखो यूपीआई से इतने सारे संबंधित प्रश्न मैंने आपको बता दिए, इतना आपको कोई नहीं। इसीलिए कहता हूँ सेशन को कंटिन्यू लिया करो। आप अगर पढ़ रहे हो तो फिर आपको छुट्टी नहीं करनी है किसी भी कीमत पे। मेरी कितनी तबीयत खराब थी मुझे पता है, मेरे फैमिली में जितने भी सदस्य हैं सबकी तबीयत खराब थी। एक छोटा सा नन्ही सी जान है 2-3 महीने का, उसकी भी तबीयत खराब थी। बहुत भागा दौड़ी हो रही थी, मेरे को समय नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, इसलिए रिवीजन वाला वीडियो तो अभी बनाना बंद कर दिया था। उसको भी फिर से 1 आध दिन में हम चालू कर देंगे, बात वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी कम से कम ये डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो जाना ही चाहिए, क्योंकि मेरी छुट्टी होने का मतलब है आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी छुट्टी होना। चाहे मैं क्विज नहीं दे पाया, पीडीएफ नहीं अवेलेबल करा पाया आपको उस समय पे, लेकिन वीडियो आपको जरूर बना करके दिया। हाँ, टाइम पे नहीं दिया हो, देरी से दिया हो, लेकिन दिया जरूर है। तो यही कॉन्टिन्यूटी आपको बना करके रखनी है अपने लिए। चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपको रेगुलर बने रहना है करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि करंट अफेयर्स का ऐसा मामला है कि आपने अगर छोड़ दिया तो ये आपके लिए रुकेगी नहीं चीजें। क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे फिर आपके लिए, फिर वो एक साथ देखोगे तो बहुत सारा लगेगा। इसलिए डेली आप करंट अफेयर्स देखते हो, थोड़ा करके देखते हो, तो चीजें भारी नहीं लगती है, सब आसान लगता है। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.26 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें बताया कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 2 सेमीकंडक्टर की यूनिट भी, इकाइयां भी स्थापित की जाएगी, एक तो असम के मौरीगांव में और दूसरी गुजरात के साणंद में। अब ये सेमीकंडक्टर फैब क्या है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो क्या बनाएगा? सेमीकंडक्टर्स बनाएगा। और इसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ताइवान की एक कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, तो ये इन दोनों की साझेदारी के साथ इस प्लांट को खोला जा रहा है, यानी कि दोनों मिलकर के इस प्लांट को ऑपरेट करेंगे। और इस सेमीकंडक्टर फैब जो ये प्लांट है, इसकी लागत की बात करेंगे तो 91,000 करोड़ रुपए है। अच्छा, मैं आपको याद 2022 में आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था देश का। और अभी 2023 में सेमीकॉन इंडिया 2023 समिट का आयोजन ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अच्छा, बेस्ट सेमीकंडक्टर का उदाहरण दीजिए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो एक तो सिलिकॉन हो गया और एक जर्मेनियम हो गया। और क्या होता है सेमीकंडक्टर? तो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टर की तरह भी और इंसुलेटर की तरह भी काम करेगा। मतलब जब आपको चाहिए कि इसमें से करंट फ्लो कर जाए तो वो कंडक्टर की तरह, चालक की तरह काम करेगा। जब आपको चाहिए कि वो इंसुलेटर की तरह काम करे, मतलब उसमें से करंट धारा जो है प्रवाह न करे, तो वो इंसुलेटर की तरह काम कर जाएगा। तभी तो इसका नाम है सेमीकंडक्टर, जो आधा कंडक्टर की तरह काम करता है, आधा इंसुलेटर की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के क्षेत्र में ये बहुत यूज होता है। तो हमने प्रश्न में देखा कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये किस राज्य में स्थापित होगा, तो आपने कहा गुजरात में। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जो सब चीजें पहली बार हुई है किसी न किसी कारण से। जैसे कि देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर। फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेसएक्स का है, तो इस रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है? GSAT-20। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है, जो लॉन्च हुआ था या स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में? प्रसादम इसका नाम है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य पूछ रहे हैं तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। पहला पूछते तो आंसर होता बिहार। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन ये किस राज्य में स्थापित हुआ? केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया पंजाब ने। और सभी दुर्घटना संभावित स्थलों पर मानचित्र बनाने वाला, मैपिंग करने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ पे स्थापित होगा? उज्जैन में। और देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा, ये भी आंसर होगा उज्जैन में। तो यहाँ पे पहली बार से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होने चाहिए। मैंने तो आपका रिवीजन कराया बस। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा INS जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहाँ कमीशन किया गया? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। तो अभी लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद अभी INS जटायु ये लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस होगा। तो अभी INS जटायु की तैनाती के बाद अब भारतीय नौसेना की लक्षद्वीप में, या यूं कहूं कि हिंद महासागर क्षेत्र में परिचालन क्षमता बढ़ जाएगी। इस INS जटायु को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में तैनात किया गया है। तो इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत है। और पूछे देश का पहला एंटी सबमरीन कॉर्वेट का नाम क्या है? INS अर्नला है। देखो, बात लक्षद्वीप की है तो ये रहा मैप में लक्षद्वीप। कैपिटल कवरत्ती हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रशासक प्रफुल्ल पटेल है। ये भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। वहीं मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल ये कहां पर है? अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। तो गाइस, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, सेशन एंड हो चुका है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में। अभी चलो आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी प्रो कबड्डी लीग का जो 10वां सीजन हुआ किसने जीता? तो पुनेरी पल्टन ने जीता, हरियाणा स्टीलर्स को हराया। फिर आपसे पूछा किस राज्य की चांदी तारकशी को GI टैग मिला? तो उड़ीसा आंसर होगा। और त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रिसा को भी GI टैग मिला था। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपने मनाया 4 मार्च को। फिर पूछा अभी रशिया के द्वारा किस देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ईरान। विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य बना गोवा। और पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात में। फिर पूछा महाराणा प्रताप जी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया हैदराबाद में। फिर पूछा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया? उत्तर प्रदेश। और आखिरी प्रश्न पूछा था DGCA की उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? श्वेता सिंह। अभी कल का होमवर्क प्रश्न एक तो सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
तो आप सबको बताए सुखविंदर सिंह सुक्खू आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।